Kashmir has never been an integral part of India. The state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. सर आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। नमस्कार दोस्तों, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये बात अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी ठप्पा लग गया है। हालांकि मोदी सरकार ने 2019 में ही 5 अगस्त को इस प्रावधान को हटा दिया था, 370 जो था, और कश्मीर में जो 2 झंडा, 2 निशान और 2 संविधान और तमाम तरह की 2 चीज़ें हुआ करती थी, उसका समापन अब हो चुका है। और ये जो हमारा है वो हम क्यों उस तरह से फील करते हैं? क्या संघ का हर व्यक्ति या जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि कश्मीर का विलय जो है भारत के साथ पूर्ण रूप से होना चाहिए, वो इस हमारा शब्द से भावुकता के कारण जुड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर जा रहे हैं और हमारे बाप का कश्मीर हो गया, नहीं। कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग है और हम उस बात को केवल कहने के लिए, उस बात का अनुभव करने के लिए कि नहीं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, ये सब भारत का अभिन्न अंग है, उसी तरह से कश्मीर भी हमारा है, यानी भारत माता का है, भारत का है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट को तो इस पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए था, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु फिर भी चलिए, अब आ गया तो उसमें क्या क्या हुआ है वो मैं आपकी स्क्रीन पे भी लगाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मूलतः उन्होंने इस पूरे निर्णय में क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने वही कहा जो हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 1 के हिसाब से कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। सारे जितने भी यूनियन मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स जो बोला जाता है, यूटी हो गए, स्टेट्स हो गए, भारत का अभिन्न अंग है। ये एक टेम्पररी यानी अस्थायी प्रावधान था और ये अस्थायी भारत के स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्ष जो है वो बीतने को आए और ये अस्थायी लगभग स्थायित्व तो पा चुका था। इस पे कोई बोलने वाला नहीं था। कौन बोलेगा? किसमें वो इच्छा शक्ति थी? उस व्यक्ति का नाम था ये नरेंद्र मोदी, जो तब से, जब उसके दाढ़ी का बाल काला था टोटल, तब से वो आदमी बैठ करके 370 हटाओ, आतंकवाद कम करो और ये लेके चल रहे थे। और नरेंद्र मोदी का एक, मुझे लगता है कि वीडियो भी आपको याद होगा, हालांकि पिक्सेलेटेड वीडियो है, लेकिन उन्होंने कहा था जिसने माँ का दूध पिया रोक ले, हम तो झंडा वहाँ फहरा के रहेंगे, और वो गए थे। जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। तो वही दृढ़ इच्छा शक्ति जो है उसको
5 अगस्त को 2019 को जो निर्णय लिया गया था उसमें उन्होंने कि नहीं भाई, हम सत्ता में आए, सत्ता को दोबारा रिटेन किया, तब जब हम आश्वस्त हो गए कि हम इसको परमानेंटली हटा सकते हैं और कश्मीर को सही मायनों में भारत का अभिन्न अंग बना सकते हैं, तो लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि नहीं, ये अस्थायी था और जो भी इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स थे या फिर 367 का संशोधन था वो सब इलीगल था और ये प्रावधान अस्थायी था, इसको हटाना जो है वो अत्यावश्यक था। दूसरा, इन्होंने एक और बात कही, जो मतलब कुछ प्रश्न पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट से, बकलोल दलीलें दी गई थी, तो उस पर भी अब यही होता है कि जब आप चले गए कहीं पे तो बच्चे की तरह समझाना भी पड़ता ही है। तो उन्होंने कहा कि जो ही कश्मीर एक्सीड करता है इंडिया को, यानी भारतीय राष्ट्र का वो हिस्सा बनता है, उसी समय उसकी संप्रभुता, यानी अपना जो ये मान के चल रहे थे कि नहीं हम अलग हैं, वो समाप्त हो जाती है। उसको क्वेश्चन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आप जुड़े, संप्रभुता मतलब आपकी जो है संप्रभुता भारत की संप्रभुता में, उसका भी विलयन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अलग जो है कि नहीं हम ऑटोनोमस रहेंगे, हम स्वयं को अलग तरीके से गवर्न करेंगे, हमारा संविधान अलग होगा, ये नहीं होता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत का अभिन्न अंग है, इसमें किसी को भी किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। चौथा जो था वो यह प्रश्न था कि क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान इसको हटाया जा सकता है, क्योंकि एक क्लॉज उसमें डला हुआ था कि नहीं, कश्मीर की जो सरकार होगी, विधानसभा, वो बताएगी। वो मतलब अगर भारत सरकार विलयन चाहती है कि नहीं आप कंप्लीटली आइए हमसे मिलिए, ऑटोनॉमी जो है आपकी समाप्त की जाती है, उसके लिए आप राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है वो नहीं कर सकते। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति का ये अधिकार है और ये कोई मतलब बाध्यता नहीं होती कि अब विधानसभा होनी ही चाहिए, वो जब कहेगा तभी हम कहेंगे, इस तरह की कोई भी बाध्यता नहीं है। और ये एक तरीका भी है यह बताने का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति जो है वो किस तरह से कश्मीर जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली उस प्रोसेस का हिस्सा बनता गया, जिससे वो और भी भारतीय होता चला जाए, वो अपने आप को अलग थलग जो है अनुभव ना करे। तो इस कारण भी राष्ट्रपति का यहाँ पे जिस तरह से ये पूरा किया गया वो उसी मोटिव के लिए ही था कि अल्टीमेटली आपको भारत में ही आना है। अब बीच में जो खुरपेंची चलती रही और नेहरू ने जो भी किया, शेख अब्दुल्ला ने जो भी किया और किस तरह से, उस पर भी हम आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ऐतिहासिकता इसकी है क्या। एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बोली कि इंटेंट मलिशियस नहीं था, यानी यह निर्णय जो लिया गया, आप ठीक है आप क्लॉज निकालते रहे, संविधान ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा था, महाराजा हरि सिंह ने ये कहा था, शेख अब्दुल्ला ने फलाना ढिमका, ये सब आप कहते रहे, लेकिन भारत सरकार ने जो किया उसका इंटेंट मलिशियस नहीं था, दुर्भावना नहीं था कि नहीं इसको मिला करके बर्बाद कर देना है हमें, जैसा कि कई राज्य सरकारें अभी कर रही हैं कि सीबीआई छापा मारने जाता है तो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ तुम्हारा नहीं है, तुम आ ही नहीं सकते हमारे स्टेट में। तो वही जो नियत की बात होती है कि नियत दुर्भावनापूर्ण नहीं थी, नियत यह है पूरा कश्मीर साथ है, भारत का संविधान जो अधिकार बाकी दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को देता है, वही सारे अधिकार कश्मीर के भी उन वंचित, शोषित, पीड़ित जो भी तबके हैं, उनसे जो भी लोग आते हैं, महिलाओं को अधिकार, समानता का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारा जो है इन लाइन विथ नेशनल लॉज जो है उस पे आए। तो ये भी एक उन्होंने बोला। उन्होंने एक बात और कही कि कश्मीर का संविधान स्वतः रद्द हो जाता है, भारत के संविधान ही वहाँ पे लागू होंगे, उसी के प्रावधान, कश्मीर का संविधान इट विल सीज टू एग्जिस्ट, रिडंडेंट हो जाता है, इसका कोई मतलब अब रहा नहीं। सातवां बिंदु जो है वो ये है कि शीघ्र ही चुनाव कराकर इसे राज्य का भी दर्जा दिया जाए, जिसे कांग्रेस वाले अपनी जीत मान रहे हैं। हालांकि
उन्होंने मुझे लगता है ट्वीट ही पढ़े हैं, और बारेन बेंच और लाइव लॉ बेचारे कितने दुखी होकर के ये लिख रहे होंगे। और खैर उनके चीफ जस्टिस जो लाडले हैं उन्होंने ये कहा है तो उनको मिक्स्ड फीलिंग्स भी हो रही होगी, फिर भी उन्होंने लिखा है। उसमें यह है कि सीजेआई ने कहा कि सरकारी वकील ने स्वयं यह कहा है कि हम चाहते हैं कि हम इसे राज्य का दर्जा पुनः देंगे और इसमें हम चुनाव भी करवाएंगे, हमें स्थिति देखनी पड़ेगी कि कैसी है। तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारी जीत होगी, जीत आपकी तब होती जब सुप्रीम कोर्ट कहती कि अगले महीने ही चुनाव करवाओ, 2 महीने के अंदर करवाओ, लेकिन नहीं, चुनाव की तारीख भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है 2024 के सितंबर तक। मतलब अगले 10-11 महीने हैं सरकार के पास, तब तक वो चुनाव करवाए जाएंगे और राज्य का दर्जा जो है उन्हें दिया जाएगा। यदि स्थिति उसमें बिगड़ती है कश्मीर में तो वो डेडलाइन भी आगे चली जाएगी, ये हम भी जानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, बट गवर्नमेंट के पास होता है कि जब तक इंटरनल रिपोर्ट्स आईबी की या फिर सरकार आश्वस्त नहीं हो जाती कि वहाँ पे चुनाव कराए जा सकते हैं, तब तक वो चुनाव वहाँ पे नहीं हो सकते। 8वां जो है वो है एसके कौल है जस्टिस। उन्होंने एक बात बोली, मतलब 3 जजमेंट आए थे, एक तो 5 जजों के बिहाफ पे यूनानिमस डिसीजन जो दिया गया था वो था, उसके बाद फिर ये जस्टिस एसके कौल है और एक जस्टिस खुराना है संभवतः, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो उन्होंने जस्टिस एसके कौल ने कहा है, और चूंकि वो संभवतः कश्मीर के ही हैं, कौल टाइटल से तो वही प्रतीत होता है, उन्होंने कहा कि अब सरकार को एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमेटी बनाना चाहिए कि ये जो नरसंहार हुए हैं, मानवाधिकारों का हनन हुआ है, उसमें लोग वहाँ पे जा कर के बताएं उनके साथ क्या हुआ और उसको क्या आप किसी तरह से कंपनसेट कर सकते हैं, उनकी बात सुनी जाए। और मतलब उन्होंने तो इतना ही बोला, बट इसके रेमिफिकेशंस मतलब जो होने चाहिए या जिस तरह से हमें देखना चाहिए इसे, कि इसमें यह भी होना चाहिए कि जो भी दोज हुए रॉन्ग बाय द मिलिटेंट्स और टेररिस्ट और इस्लामिस्ट्स ऑफ द स्टेट, उनको भी अपनी बात आगे रखने का अवसर प्राप्त हो, और दे मस्ट हैव समथिंग टू सीक लीगल रेमेडीज, कि उनके साथ जो हुआ, जिसने किया, वो अभी खुले में घूम रहे हैं। जी हाँ, नरसंहार जो हुआ है 89-90s में, नरसंहार तो कश्मीरी हिंदुओं के 6-7 बार नरसंहार और भारी मात्रा में पलायन वहाँ से 6-7 बार हुआ है, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट है वो 90 और 89 वाला है। वहाँ से जो लगभग 8 लाख के करीब लोग जो बाहर आए हैं, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनको न्याय कैसे मिलेगा? इसी सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया उन्हें कि हम पुराने जख्मों को नहीं कुरेद सकते। वो लोग जिन्होंने रालेब गालेब चालेब और ये सब बोला था, मस्जिदों से अनाउंस किया था, वो आज भी जीवित घूम रहे हैं। आज भी कश्मीरी हिंदू जो है वहाँ का, वो जाता है तो उसे उसका पड़ोसी जो है उसके घर में रहता हुआ दिखता है, और उसको आज भी न्याय नहीं मिला है। उसके नाम पे जो झुंझुना दे दिया जाए कि हम दोबारा मतलब विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करेंगे, ये सब कुछ नहीं हो रहा है उस तरह से। कोई इंटीग्रेशन और पुराने लोगों को बसाने का, ये सब झूठ बात है जो भी आपको बता रहा है। हाँ, एक प्रक्रिया है, वो आरंभ हुई है, बट उसमें पिछले 4 वर्षों में, 4.5 वर्षों में जितना मतलब हेडवे होना चाहिए, जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए, जितनी प्रगति दिखनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई है। तो उस पर मैं मतलब ब्लाइंडली नहीं कहूँगा कि नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है, नहीं, ऑल इज़ नॉट हंकी डोरी, वो सब नहीं चल रहा है। ये कुछ सत्य हैं कि आज भी हर सप्ताह आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है, आतंकी भी मारे जा रहे हैं और हमारे सैनिक भी जो वो भी वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये एक सच्चाई है जिससे हमें मुंह नहीं फेरना चाहिए। अब कोर्ट को लेकर के मेरा कुछ अपने अवलोकन हैं जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। ये जो ऊपर मैंने आपको 8-9 पॉइंट बताए, ये सारे पॉइंट बिना कोर्ट गए एक रैंडम संघ के किसी भी शाखा में जाते हुए व्यक्ति से पूछ लो, वो बता देता यही सारे प्रोविजंस थे, यही सब है। या फिर जो हमारे जैसे लोग हैं, अन्य लोग हैं,
ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने नया नहीं कहा जो एक्चुअली है नहीं। तो ये टोटली टाइम का वेस्टेज था। लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रही है, 5-5 जजों की पीठ, और आप वहाँ पे क्या लेकर के आए? वही चीज़ें जो सरकार ने स्थापित किया, सामान्य जनता भी जानती है, लेकिन आप जो है अपोजिशन के लॉयर से ब्लैकमेल होते हैं और उस कारण से आपने समय नष्ट किया। उस न्यायपालिका का, सर्वोच्च न्यायालय का, जहां 70,000 मामले लंबित हैं, वहां पे इन सब को क्यों मतलब इंटरटेन भी किया जाता है? ये सामान्य व्यक्ति के तर्क और बुद्धि विवेक से परे है, किसी को समझ में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों ने एक वर्चुअल संसद बनाने का उपक्रम किया हुआ है जिन्हें लोग चुनते नहीं, जो कभी 45 सीट पाते हैं, कभी 50-52 सीट पाते हैं। इन लोगों ने क्या किया है कि सरकार का कोई भी जो आप कह सकते हैं कि रिफॉर्मेशन वाली नीति हो या हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुई है किसी समाज के साथ, किसी समूह के साथ, उसको न्याय दिलवाने का हो, सरकार कोई भी लॉ पास करती है और ये लोग जो है कि नहीं, संसद से भी ऊपर एक संसद है, हम जो है ब्लैकमेल करेंगे और उस पर जो है समय नष्ट करवाएंगे, और जब कोर्ट निर्णय दे देगी, पक्ष में ही निर्णय दिया है, पक्ष में निर्णय कितने चीज़ों में दिया है वो आप खाली सुनते जाइए। ईडी के ऊपर इन्होंने किया, जीएसटी के ऊपर किया था, आर्टिकल 370 हो गया, ईवीएम्स के ऊपर, पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला होता है, यूएपीए, आधार, पेगासस, राफेल हो गया, सेंट्रल विस्टा पे, पीएम केयर्स पे, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पे, डिमोनेटाइजेशन पे, राम मंदिर पे इन्होंने किया था, सीए पे किया था, सीबीआई के ऊपर किया था। मतलब जो भी चीज़ ये सरकार अच्छा करना चाहती है उसके ऊपर ये उस लॉ को लॉ बनने से रोकने के लिए स्टे लगवाते हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट जाके, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना उसका जो है समय व्यर्थ होता है, और अंततः होता क्या है कि जो सरकार ने किया था वो उचित होता है, वही निर्णय बाद में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा कोई भी विषय नहीं लेना चाहिए जो संसद ने पारित कर दिया मेजॉरिटी से, ये उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। आप इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, जबकि वही कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि संसद जो है, लेजिस्लेचर, वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने कहीं पे भी ऐसा नहीं, मतलब किन बातों पे? आप राफेल पे चले गए, सीए जो कानून बनाया संसद पे, उस पे कैसे एक्सेप्ट करती है सुप्रीम कोर्ट? एक्सेप्ट कर कैसे सकती है? देयर इज नो लॉजिक। केवल यही तर्क है कि मेरा मन हम करेंगे, सरकार इन्हें रोकती नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी ऐसा होने क्यों देते हैं वो समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक ही तर्क जो है वो हो सकता है कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख एक युद्ध की स्थिति में रहे, या दिखे वैसा कि नहीं सरकार कुछ चाहती है और सुप्रीम कोर्ट कुछ चाहती है, और सुप्रीम कोर्ट भी तो यार बहुत बड़ी मतलब न्यायपालिका एक अंग है विधायिका की ही तरह, और उसके साथ जो है हमेशा उसकी बात नहीं मानती, वो एक ट्रैक पे, ये एक ट्रैक पे, इस तरह का। इसी कारण से यह जानते हुए भी कि इस तरह के केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेंगे, मोदी गवर्नमेंट ऐसा होने देती है, अपने वकीलों को भी भेजती है गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए, ताकि किसी भी तरह से कोई भी संशय जो है वो ना रहे, संदेह किसी के मन में ना रहे कि मोदी सरकार फांसीवादी है और संस्थाओं को हाईजैक कर लिया है और उन्होंने ऐसा करवा दिया। लेकिन फिर बात वही आती है कि क्या ऐसा एक्चुअल में होता है? क्योंकि एग्जैक्टली यही बात अभी महबूबा मुफ्ती भी वही बोल रही है, आइडिया ऑफ इंडिया हार गया है, ओवैसी भी वही बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला भी बोल रहा है, कांग्रेस भी, सब लोग यही बोलेंगे अब
कि मोदी सरकार ने संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। आज तो केवल इनिशियल रिएक्शंस आए हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये 2 दिन बाद या कल से आप देखिएगा एडिटोरियल्स आएंगे कि किस तरह से मोदी इन्फ्लुएंस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि अपनी हर बात मनवा लेता है। नहीं तो बताइए, हमने 18-20 मामलों में सरकार के अगेंस्ट हम गए और हम एक भी बार नहीं जीते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, हर तरह से सरकार ने उचित कार्य किया था। नहीं, ये बोले कि नहीं तुम समझे नहीं, तू समझा नहीं, तू नहीं समझा। संस्थाओं को मोदी ने मुट्ठी में कर रखा है, तो इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो यही बात 2-3 दिन में एडिटोरियल्स के मामले में, मतलब जहां जो ही पेगासस पे हो गया ना भाई, फिर वो ले आए कि नहीं सरकार जो है झांक रही है। राफेल पे आज भी बोल रहा है कि नहीं राहुल गांधी घूम घूम के, सीए पे बोल रहा है कि नहीं। लोग जब भी इस तरह की चर्चा होगी तो ये लोग करेंगे। जब न्यायपालिका, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात होती है, या फिर एक अपराध में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है अपराधी को अपराधी मानने में कि उसकी नीयत क्या है, इंटेंट क्या था, उसको प्रूव करना होता है कि नहीं उसका इंटेंट यही था। आत्मरक्षा में भी चाकू चलता है और किसी को मारने के लिए भी, तो इंटेंट का ही फेर रहता है कि एक में बाइज्जत बरी हो जाएगा, एक में जो कन्विक्ट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब इंटेंट को इतना अधिक महत्व देती है या लॉ इतना अधिक महत्व देता है, तो क्या उन्हें इन विरोधी लोगों का, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उसका इंटेंट समझ में नहीं आता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो फिर रजिस्टर कैसे हो जाता है ये कंप्लेन कि नहीं इसकी लीगैलिटी देखिए 370 पे सरकार कैसे कुछ गलत कर सकती है? सरकार का डिफिनेशन ही यही होता है कि वो जो चीज़ बोलेगी वो कानून हो सकता है, तो गलत कैसे होगा? कानून ही जो लिख रहा है वो गलत कानून, मतलब गलत कानून होता क्या है? पास हो गया वो कानून हो गया, गलत क्या है इसमें? ये एक आधारभूत बात है जिस पे हम सबों को और ख़ास करके न्यायालय को चिंतन करना चाहिए कि आप कब तक हाईजैक होते रहोगे। ये ब्लैकमेलिंग है और आप ब्लैकमेल होते रहते हैं। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है वो हम देखते हैं कि ये कश्मीर वाला मामला है क्या, ये कहाँ से आता है। मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा क्योंकि हम में से बहुत लोगों को, और विशेषतः जो युवा पीढ़ी आ रही जो 18 साल के, 16 साल के, 20-25 इस टाइप की है, जो यो बनने में और वोक बनने में बिजी है, उनको पता भी नहीं कश्मीर का मामला क्या है। इनको लग रहा है कि कुछ था और मोदी ने कुछ गलत कर दिया, इस टाइप का उनके लिए है। ऐतिहासिक रूप से आपको पता होगा 47 में भारत जो है वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है भारत, तो फिर एक इशू आता है कश्मीर का। और उस वक्त जब स्वतंत्र हुआ था तो आपको पता होगा कि सरदार पटेल जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो उसका क्या कारण है, क्यों है स्टैचू ऑफ यूनिटी? उस व्यक्ति ने जो 686 रियासतें, मतलब इसी रेंज में थी, एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं है, इतनी रियासतें, मतलब छोटे छोटे राज्य, जिलों के लेवल के राज्य और उससे भी छोटे गांव के स्तर के थे, उन सब को एकता के सूत्र में पिरोया, उसको एक जगह लाए कि नहीं भाई अब भारत राष्ट्र बन गया है, आप लोग एक झंडे के तले आइए, ये जो प्रिंसली स्टेट्स और ये सब है उसको समाप्त किया जाता है, अब आप भारत का हिस्सा है। इसमें क्या हुआ, कुछ राज्य या क्षेत्र ऐसे थे जिनका विलय देर से हुआ, उसमें एक कश्मीर आता है, उसमें आप हैदराबाद का निजाम वाला आपको यदि याद हो, उसके बाद फिर ट्रवनकोर हो गया, कोच्चि हो गया, इस तरह के मतलब कुछ कुछ जगह थे जिनके विलयन में मतलब थोड़ा सा विलंब हुआ था। अब उसमें क्या हुआ कि हरि सिंह जो राजा थे कश्मीर के, वो चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने। अब वहाँ प्रीडोमिनेंटली वहाँ पे मेजॉरिटी तब तक मुस्लिम का हो गया था और 35 लाख के लगभग वहाँ पे मुस्लिम थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग मुसलमान यहाँ पे अधिक हैं, इसलिए
हम अलग तरह से रहना चाहेंगे। शेख अब्दुल्ला का वहाँ पे था। अब शेख अब्दुल्ला को हरि सिंह ने जेल में डाला हुआ था क्योंकि पापी आदमी था। अब नेहरू ने ये शर्त रख दी कि विलयन तब तक नहीं होगा जब तक आप शेख अब्दुल्ला को बाहर नहीं निकालेंगे। हरि सिंह जानते थे कि कितना नीच आदमी है ये, फिर भी चलो नेहरू अड़ ही गया एकदम से। तब जो है फिर बाद में शेख अब्दुल्ला को छोड़ा गया। आते उसने रंग दिखाना आरंभ कर दिया। उसने जो है पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने लोगों को भेजा, 75 जो सीट थी उसमें, और वहाँ पे जाके हल्ला करने लगा कि नहीं हम लोग अलग हैं, हम लोग मुसलमान मेजॉरिटी हैं, हमें जो है अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हम तो मिलना भी नहीं चाह रहे थे आप लोगों से, हम जो है लल बबुआ हैं, हमें जो है बाल में तेल लगा दो, कान में फूल लगा दो, हमें अलग तरह, हमें तुम पालो, इस टाइप का सेंटिमेंट। उसके बाद नेहरू तब तक जो है यूएन में जाके कांड जो है करके आ चुके थे। वहाँ पे रेफरेंडम और फलाना डिमका हो गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, नेहरू ने किया। नेहरू डिड व्हाट नेहरू डज, और वही हुआ वहाँ पे। फिर शेख अब्दुल्ला ने उस बात को आधार बना करके कि अब रेफरेंडम होगा, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तो पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, ये कह के एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग आरंभ की। अब उसी वक्त में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देश में कहा हम आंदोलन छेड़ देंगे। ये कैसे संभव है कि कश्मीर का विलयन नहीं होगा भारत में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है कश्मीर जा रहे थे। अब नेहरू को शेख अब्दुल्ला ने बोला कि ये अगर आगे आया तो हम तो चले, हम पाकिस्तान चले जाएंगे। इनको रोक लिया गया, पंजाब में जेल में डाल दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और वहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे आज भी संघ के लोग या उस वक्त के जो भी साक्ष्य थे उसके हिसाब से कहा जाता है उनकी हत्या की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। और तभी से वो जो जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, तो वो वाला चला। तो ये एक इतिहास है। और उसके बाद से फिर आपको पता है कि किस तरह से मिलिटेंसी उपजती है। इसी सब कारण से 370 के ही कारण से आतंकवाद जिस भयावह रूप में हम लोगों ने, मतलब अभी भी तो बुरहान वानी तक तो था ही यार, हमने जो देखा है। और पूरे राष्ट्र में कहाँ से आते थे आतंकवादी? कश्मीर से आते थे। यहाँ बम फूटा, वहाँ बम फोड़ा, वहाँ नरसंहार हो गया, इधर जो है सीरीज ऑफ ब्लास्ट हो रहे हैं। सब कहाँ से आते थे? मोस्टली कश्मीर के थ्रू आते थे, और वो पाकिस्तान। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब उसी डायनेस्टी के हैं जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये उसका इतिहास और वर्तमान थोड़ा सा है। एक और चीज़, मतलब आप लोगों को संभवतः पता नहीं होगा, एक 35A करके है सेक्शन। 35A क्या कहता है कश्मीर के संदर्भ में कि वहाँ पे जो लोग बाहर से आएंगे, और मूलतः शेख अब्दुल्ला के ही समय पे ये संभवतः हुआ था कि उन्हें कश्मीर की सड़कों को, रास्तों को साफ करने के लिए और मैला ढोने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों की आवश्यकता था, और वो सिख थे। उनको मंगवाया गया था पंजाब से, और यह भी मुझे लगता है नेहरू ने ही भेजा था, ये प्रबंध किया था। वो जब आए तो उनके लिए जो प्रावधान थे वो सुनकर के आपका माथा चकरा जाएगा। आज भी बेचारे 3 पीढ़ी से वहीं लोग हैं, अब जाके उन्हें अधिकार मिले हैं 2019 5 अगस्त के बाद। उन लोगों को था कि एक डिफाइंड क्षेत्र आपको दे दिया गया है, आप ज़मीन खरीद नहीं सकते, रेंट पे कहीं रह नहीं सकते, वहीं पे आपको रहना है। ऊपर वर्टिकल आप बढ़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन आपका नहीं होगा। आप सोचिए 3 पीढ़ियों से कुछ लोग गए, वो पूरी एक बस्ती बन जाती, 50-60 सालों में एक गांव बन सकता था, वो होने नहीं दिया गया। इनके बच्चे वहाँ के स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे। प्रावधान ये था कि तुम्हारा बच्चा भी जमादार ही बनेगा, वो झाड़ू ही देगा, वो विष्ठा ही उठाएगा, वो मलमूत्र ही साफ करेगा।
ये था, ये प्रावधान थे अभी तक। मैं मिला हूं उन लोगों से जाकर के। पूरे भारत में आरक्षण है, हालांकि आरक्षण को लेके मेरे विचार अलग हैं, लेकिन संविधान में उसकी मान्यता है, प्रावधान है कश्मीर के दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, जो उन जातियों से, उन समाज से, उन ट्राइब्स से आते हैं, उनको इस तरह का कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ था। मेजॉरिटी मुस्लिम है, लेकिन जो माइनॉरिटी 1% हिंदू जो बचा है या बौद्ध जो बचे हैं, उनको किसी भी तरह के माइनॉरिटी राइट्स नहीं थे। स्टेट के भी लेवल पे नहीं दिया था, केंद्र ने तो छोड़ ही दिया। और 8 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार जो है केंद्र को भेज देता है, केंद्र पता नहीं क्या करता है। वहाँ पर जो लोग काम करते थे सरकारी नौकरियों में, किसी भी हिंदू या बौद्ध को बहुत रेयर था कि उनको नौकरी मिलेगी। न शिक्षा में, न प्रशासन में, कहीं हर जगह पे इनको इग्नोर किया गया। तो जब लद्दाख अलग होता है, लद्दाख को हटाया गया, ये बाइफर्केशन जब होता है और कश्मीर अलग, जम्मू कश्मीर को 2 अभी फिलहाल के लिए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो बौद्धों पे बहुत बड़ा उपकार किया नरेंद्र मोदी सरकार ने कि नहीं, लद्दाख जो है बौद्ध मेजॉरिटी है उसको अलग करो। हालांकि भूमि का हिस्सा बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल लद्दाख का बहुत बड़ा है, यूनियन टेरिटरी जो है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ही कम है वहाँ पे। फिर भी उनके राइट्स उन्हें मिले, इसके लिए उनको अलग ही कर दिया गया। अब बचता है जम्मू कश्मीर। बहुत लोग तो ट्राइफर्केशन की बात कर रहे थे कि जम्मू को भी अलग कर दो क्योंकि वो हिंदू बहुल क्षेत्र है, उसमें मत रखो कश्मीर को। तो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, उसको हटा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं देते थे ये लोग, किसी भी तरह से दूसरे लोगों को घुसने नहीं देते थे। महिलाओं का अधिकार, यदि आप विवाह, एक कश्मीरी लड़की कश्मीर से बाहर करती है विवाह, तो उसके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हैं, राइट्स, वो समाप्त हो जाते हैं, तुम्हें नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी पिता को केवल पुत्रियां हैं और उसने विवाह जो है कश्मीरी कम्युनिटी से बाहर कर दिया, तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स चलेंगे। इस तरह के प्रावधान थे। कहाँ पे है ये, किस जगह पे इस तरह का चलता है? चलता रहा। 370 मूल कारण था कश्मीर में हिंदुओं के कई नरसंहारों का, जो सतत चलते रहे हैं। और 89-90 में जो हुआ वो तो फिर वैसे दुष्कृत्य जो है अकल्पनीय थे कि इस तरह से भी हो सकता था, परंतु हुए। कांग्रेस ने होने दिया, वहाँ की परिस्थितियाँ बनने दी उस तरह की, और आज तक उन लोगों को कोई भी किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला है। जो एक आप कह सकते हैं कि इमोशनल या भावुकता वाला न्याय मिला है कि हाँ भाई अब कश्मीर जो इंटीग्रेट हो गया, वो अलग नहीं है। बियॉन्ड दैट उनके अपने निजी जीवन पे, हाँ, प्रॉपर्टी अगर उनकी वहाँ पे थी तो वो उनको मिल जाएगी, उसमें थोड़ा सा उनको सहजता हो जाएगी। उसके बियॉन्ड इनके जीवन पे कोई भी असर अभी तक तो पड़ता हुआ नहीं दिखा है। अब कुछ हम रिएक्शंस की बात करेंगे, जो मोए मोमेंट्स जिसको आप कह सकते हैं। एक कपिल सिब्बल जी लड़ रहे थे, उनके तरफ से उनका ट्वीट है जो आपके स्क्रीन पे है। कई युद्ध हारने के लिए लड़े जाते, मोटा भाई ऐसा नहीं मानते हैं। हर एक युद्ध पेलने के लिए मोटा भाई लड़ते हैं। उनका एक ही है, अरे क्या बात करते हो, जान दे देंगे, जान कश्मीर के लिए। वो स्टेटमेंट याद कीजिए। तो अमित शाह जी इस लॉजिक चलते हैं। आप लोग ठीक है हार गए तो अब अलग अलग बहाने हैं कि नहीं हम जो है युद्ध हारने के लिए लड़ते हैं। वो तो हम देख ही रहे 2014 से कांग्रेस सारे युद्ध हारने के लिए ही लड़ रही है, जबकि उनको जो है संन्यास लेकर के सामूहिक और कहीं हिमालय के वादियों में चले जाना चाहिए था कि एक चुनाव नहीं लड़ते हैं यार, क्या करना है। फिर वही घनघोर बेइज्जती होने वाली है। उसके बाद महबूबा जी आती हैं जो कहती हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया की ये हार है। अब देखिए, अभी तो हमारा झंडा छीना है, अब तिरंगा भी छीन लेंगे। तुम्हारा प्रेम तो महबूबा
झंडा को लेकर, तिरंगा को लेकर तो विचित्र है। पहले कहती थी कि हम देखेंगे 370 हटा तो वहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, और अब जो है तिरंगा मतलब ऐसा कि मुझे तो लगा साड़ी दुपट्टा काला पहन के आए थे, वो तिरंगा पहन के आ जाना चाहिए था उसको। इतना प्रेम, मतलब कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। ये जो आइडिया ऑफ इंडिया, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। इनसे पूछ लो कि आइडिया ऑफ इंडिया का जो चूरन चटाते रहती हो है क्या। आइडिया ऑफ इंडिया में कश्मीर अलग आता है। आइडिया ऑफ इंडिया तो यही है ना, इंडिया दैट इज भारत, और उसके बाद जो पूरा लिखा हुआ है, मतलब पहला आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि ये अभिन्न अंग है, जितने भी क्षेत्र हैं सब अभिन्न अंग हैं। तो फिर ये दो झंडा तुम्हारा भी छीन लेगा, हमारा भी छीन लेगा, और तुम्हारा भी छीन लेगा को ओवैसी ने भी इंडोर्स किया है कि अब तो इस पे तो लग गई है मुहर सुप्रीम कोर्ट की। ओवैसी का पहले का स्टेटमेंट सुना है इस पे, मतलब ये सुनिए थोड़ा सा। अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब सोचिए ये पहले क्या बोल रहा था कि कैसे हो जाएगा, इसी तरह का एक फारूक अब्दुल्ला भी इसी तरह का स्टेटमेंट दे रहा था कि 10 बार भी बन जाएगा। सुन ही लीजिए, आप सबकी जली होगी बेचारों की, सुन लेते हैं। अब मोदी साहब क्या कर लेंगे। अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकती। मतलब इतना साल भी हो जाए, फलाना भी हो जाए, ढिमका भी हो जाए, तो भी जो है हम तो मोदी तो 10 जन्म ले नहीं होने वाला है। हो गया, अपने वीडियो बना लो 32 और आगे आपको पता ही है क्या करना है। तो मोदी ने कर दिखाया, करने से होता है, आप लोग सल्क करते रहिए। अब वो वैसे ही बोल रहा है कि देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है जी। अब जो है अब हैदराबाद और पता नहीं केरल और 2-4 शहरों का चेन्नई, ये सब तो अब सबको यूनियन टेरिटरी बना देगा मोदी। बढ़िया है, संविधान अगर ऐसा पावर दिया है और लोग उसको इसी के लिए चुन ही रहे हैं। नहीं तो तुम सोचो कि इसको घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने क्या मतलब है। 370 हम हटा देंगे, एक नॉन कश्मीरी को उससे क्या फायदा होने वाला है। पहले भी हम जाते ही थे, पहले भी हम घूमते ही थे, पहले भी वहाँ के लोग हमसे घृणा करते थे, आज भी करते हैं, कुछ नहीं बदला है। मैं तो जाके होके आया हूँ, 370 हटने के बाद होके आया हूँ। लोगों में वही घृणा भाव है, तो कुछ भी नहीं बदला है भाई। तो ये तुम क्या मतलब कि चेन्नई को भी बना देंगे, तो भाई इसी कारण तो हमने चुना है। हमें कोई लाभ नहीं है कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाए उससे, तो चेन्नई भी यूटी हो जाए, तुम्हारा तेलंगाना को भी मिला ले, मोदी यूटी बना ले, खुद ही राज करे। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट, किसी को नहीं है, कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है। पूरा भारत में विधानसभा को भंग कर दे मोदी। भाई लोकसभा ही होनी चाहिए, क्या जरूरत है विधानसभाओं की। अगर संविधान में यूनियन टेरिटरी बनाने का प्रावधान है और वैसे सिचुएशंस अराइज होते हैं तो फिर ठीक है। आप लोग बाद में बीच में मेरा ये वाला काट करके कहना कि देखना घोर संघी है, ये बोल रहा है सारी विधानसभा टाल। हाँ बोल रहे हैं, अगर चाहे 450 सीट दे देना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी आएगा, बोलेगा सारा विधानसभा जहाँ भाजपा ने भंग किया जाता है। भाई नेहरू और इंदिरा गांधी यही कर रहे थे। जाकर के देखो कि इन लोगों ने कितनी सरकारों को सस्पेंड किया है, चुनी हुई सरकारों को, और मोदी ने कितनों को किया है, तब जाकर के आपको पता चलेगा। एक भी नहीं, उधर 50 से अधिक तो खाली इंदिरा गांधी ने संभवतः किया है। तो ठीक है ओवैसी जी, हम जानते हैं आग कहाँ लगी है, उस पर ड्राई आइस, भीगा आइस, गीला आइस, चिकना आइस, जो आइस आपको मिले वो लगाइए। और बरनौल पे तो मोटा भाई को बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जीएसटी बढ़ा दो, और भी जलेगी उनकी। अब देखते हैं क्या होता है। एक महोदय हैं
जो शेख अब्दुल्ला पोते हैं उमर अब्दुल्ला, वो पूरा शेरो शायरी, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। भाई साहब मतलब बहुत अच्छा लगता है ये लोग जब इस तरह का काम करते हैं। बोल रहे हैं कि भाजपा को भी ये करने में बहुत समय लग गया, हम भी लंबे समय तक रहेंगे, करते रहो। ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है भाई अब एक्सेप्ट हम कर रहे हैं, अब जो है चलो ठीक है हो गया, अब चुनाव आने वाले, हम चुनाव लड़ेंगे और हम भाजपा को बता देंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या है। ठीक है भाई, ये एक प्रोसेस होता है कि हम जीतेंगे और हम लोगों के विकास के लिए कार्य करेंगे। नहीं, इनको चाहिए कि नहीं, अस्थाई जो है वो वापस लेके आओ। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, ये थोड़ा कैजुअल हो गया। उमर अब्दुल्ला जी, अधीर रंजन चौधरी जी, इनको कुछ ना, अब इनको पीओके चाहिए। बोल रहे हैं कि अमित शाह ने तो बोला था कि पीओके मिलेगा, तो हमको तो अभी पीओके चाहिए। तो बंगाली बाबू आपको पीओके तो मिलेगा, आप थोड़ा ठंड रखो, मिलेगा, सब मिलेगा। पीओके इस बार नहीं, अगले बार मोदी ले लेगा। माहौल बन रहा है। हालांकि काफ़ी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है जो हर साल एक बार पीओके मिला लेते हैं, तो मैं उन पे टिप्पणी नहीं करूँगा। बट हाँ, जब उस तरह का माहौल बनेगा तो पीओके भी आएगा, है हमारे लॉन्ग टर्म एजेंडा में, आप टेंशन मत लीजिए। और एक लिब्रांडू समाज के लिए मेरा मतलब वो है कि ये लोग बेचारे चंद्रचूड़ को देखते थे तो मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र ऐसे कह के, मतलब बाहुबली वाला नहीं है मेरा पुत्र, ये वाला वो कह के चिल्लाते थे जब वो LGBTQ पे बोलता था, जब वो जो है गे राइट्स पे बोल रहा है, जब वो पत्नी की सेक्सुअलिटी पे पति का कोई अधिकार नहीं, जैसे वाहियात बातें जब बोलता था, तब वो मेरा पुत्र कह के चिल्लाते थे। और अभी बेचारे जो है जो मेन समय पे जब इन्हें लगता है कि राइट विंग वालों की तो हम ले लेंगे, वैसे समय पे चंद्रचूड़ इनकी गेम बजा के चला जाता है। मतलब जितने वर्डिक्ट आने चाहिए थे, मतलब कांग्रेसियों ने जितने में सिब्बल को, सिंघवी को, ये सब को और प्रशांत भूषण को, ये सब को आगे किया था, एक भी तो ये लोग जीत नहीं पाए। तो मेरा पुत्र का क्या करना। अब बल्लाल देव गया, बल्लाल देव पलट गया तुम लोगों का। अब अंत में एक प्रश्न आता है कि एक सामान्य भारतीय या मान लीजिए एक बिहारी क्यों प्रसन्न है इस बात से। हम प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि जब हम भारतीयता की बात करते हैं तो उसमें कश्मीर भी आता है। जो नारा है कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हमारा शब्द ऐसा नहीं है कि हम ऑन कर रहे हैं कश्मीर को। एक फिल्म है बाइसेंटेनियल मैन, रॉबिन विलियम्स, उसमें एक रोबोट रहता है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, मतलब वो डिफेक्टिव रोबोट रहता है और वो सोच समझ सकता था, वो कविताएं लिखता था, क्रिएटिव काम करता था वो। तो किताब एक दिन पढ़ रहा था, लिबर्टी उसने पढ़ ली कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता क्या होती है। वो अपने मालिक के पास गया, रोबोट था तो ही वॉज ऑन। वो एक ऐसे समय की बात है जब रोबोट जो है काम करते हैं लोगों के घरों में। तो अपने मालिक को बोलता है कि मैं आपके लिए वैसा ही, जिस तरह से मैं आपका खाना बना रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, जो भी है वो सब काम मैं करता रहूँगा, लेकिन एक बार मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि फ्रीडम होता क्या है। आप केवल मुझे एक बार कह दीजिए कि यू आर फ्री, तुम स्वतंत्र हो, मैं उस भाव को समझना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब एक उत्तर प्रदेश का या बंगाली या बिहारी, बंगालियों पे तो हल्का मुझे डाउट लगता है, मतलब सारे पे नहीं, कुछ पे तो है जो राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ हो जाते हैं, फिर भी मतलब जो बंगाली, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के थे, वो जब नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उनके समर्थक जो वहाँ पे हैं, वो जब ये हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वो जब हमारा बोलते हैं
तो उनको वही भाव बांधता है, भारतीयता का भाव, कि हम हो सकता है कभी नहीं जाएंगे कश्मीर, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें वो अनुभव करना है कि भारतीय राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है कश्मीर। वो फीलिंग, वो जो है वो एक यूनिफायर की तरह काम करती है और वो सरकार में आस्था जगाती है कि नहीं, मोदी ने कहा था किया, कि एक देश में एक ही संविधान चलेगा, एक ही झंडा रहेगा, एक ही विधान चलेगा। वहाँ पे अलग, मतलब कश्मीर का पीनल कोड अलग नहीं चलेगा, वहाँ आईपीसी ही अप्लाई होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये भावनात्मक बात है। इसको आप, दिस इज नॉट समथिंग टेंजिबल जिसको आप मतलब छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं, वो इनटेंजिबल है, उसको आप फील ही कर सकते हैं। आप अगर पोस्ट एब्रोगेशन अगर आप बात करें तो देखेंगे नरेंद्र मोदी ने उस स्टेट को जहाँ पे मुझे लगता है 91,000 पर पर्सन सब्सिडी जाती थी पर ईयर, कंट्रीब्यूशन 10,000 का उसका था भारत में और पाता था 90,000। ये मैं जीडीपी और ये सब की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे जगह को जो एक भिक्षा का कटोरा बन के रह गया था कि बाकी लोग कमाएंगे, कश्मीर, और भिक्षा कटोरा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन सिक्कों से साला बम बनता था। ऐसा भी नहीं है कि इस सब्सिडी का वो कुछ यूज कर ले, पढ़ाई कर ले, नहीं, पढ़ाई साला मदरसे में करेगा, बम बांध लेगा उससे। जाके पत्थरबाजी कर रहा है, किसके लिए? मीरवाइज के लिए, तो किसके लिए? गिलानी के लिए। बुरहान वानी को छुपा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उसके जनाजे में जो लाखों भीड़ जा रही है उसको शहीद बना रहे हैं। तो भीख के पैसे से बम बनाने की जो वहां पे लघु और कुटीर उद्योग चल रहा था उसको समाप्त किया है मोदी ने। ये डिफरेंस है। और उसके बाद आप देखिए, चाहे बाहरी बिजनेसेज को वहां पे बुलाना कि आप यहां पे बिजनेसेज लगाइए, डैम्स बनाना विद्युतीकरण के लिए जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, सड़कें बनाना, टनल्स, सुरंगे, ताकि आवागमन जो है बाधित ना रहे, सुगम रास्ते बनाना, ये सब कुछ किसने किया और किसके लिए किया? कि हम साला बाइक में ऐसे वो झंडा लगा के, जो कहते हैं ना कि बुलेट लेके 6 महीना के अंदर नहीं जाओगे तो छीन लेते हैं रॉयल एनफील्ड वाले बुलेट, लद्दाख जाना पड़ता है ना जी। तो वो जाने के लिए मोटरेबल रोड जो है और सपाट सड़कें किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है? सिनेमा हॉल जो खुला है किसके लिए खुला है? वहीं की जनता के लिए। स्कूल्स जो पत्थरबाजी के कारण, मिलिटेंसी के कारण आधे समय बंद रहते थे, नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ही कम थे, साक्षरता की दर एकदम ही कम थी, चुनाव होते ही नहीं थे ब्लॉक लेवल पे, ये सब पे कभी नहीं। उन सब चीज़ों को किसने फैसिलिटेट किया? चुनाव की जब मैं बात कर रहा हूँ, सही मायने में चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पे कोई खड़ा हो तो गोली मार दी उसको। आतंक का तो ये मतलब चरम हो गया था कि पहले तो ये सैनिकों को मारते थे, भारतीय सेना के लोगों को, उसके बाद उसमें भी देखते थे कि अगर कश्मीरी है और अपना है तो पहले छोड़ते थे, फिर इन्होंने उन लोगों को भी मारना आरंभ कर दिया। एक औरंगजेब करके था, एक कोई और मुस्लिम था, उसके नाम में पंडित था, मुझे याद है, उसको घसीट करके मारा था। कोई फयाज करके था, उसको, ये सब जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ कुछ नाम, उसको मार दिया था, ईद मनाने घर आया था। और नहीं चला, उससे भी पगला गए ये लोग, तो फिर मारने लगे आपको, बैंक के एम्प्लॉयज़ को मारने लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को मारने लगे थे, जो पहले ये सब नहीं होता था। जब बौखलाहट इनकी बढ़ने लगी, फिर अपने ही लोगों को मारने लगे।
शिक्षकों को जो बाहरी हैं, जो लेकिन वहाँ पे रह रहे कश्मीरी नहीं हैं, उनको मारने लगे। ये सब लगातार वहाँ पे चलता रहा था और चल रहा था। सबको बंद करवाया मोदी ने, और इस आर्टिकल के कारण। इस पे अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे विषयों पे समय नष्ट नहीं करना चाहिए था। कोई मतलब नहीं था इसका। विधायिका ने यानी संसद ने पास कर दिया, वो कानून बन गया है। यू हैव नो लोकस, आपका वो कार्य क्षेत्र है ही नहीं। आप बना लीजिए, वो बात अलग है, बना लीजिए। आप चंद्रचूड़ हैं, आप CJI हैं, आप सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर रहा है आजकल, तो वो बात अलग है। लेकिन आप जो एक बार नहीं, हर बार ये जो वर्चुअल पार्लियामेंट बनते जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के पॉलिटिकल पर्पसेस से। वही कपिल सिब्बल का याद कीजिए ना, राम मंदिर पे बोल रहा था 2 साल बाद आप फैसले दीजिएगा, लोकसभा चुनाव हो जाए तब। इस तरह के इंटेंशन से कोई आता है, आप उसको क्यों एंटरटेन करते हैं? नेताओं को बोलिए कि बार काउंसिल की मेंबरशिप छोड़ दे जब तक वो नेता है। अगर उसका पॉलिटिकल अफिलिएशंस है तो उनके पिटीशंस को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधा यहाँ पे होता है ना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप जो है उसी पार्टी से आते हैं, उसी पार्टी के वकील हैं जो विपक्ष में बैठी है, जिसको पॉलिटिकली इससे घाटा होता दिखता है, और आप चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पे चर्चा करके और हमारे तरह का वर्डिक्ट दे दे, और वो वर्डिक्ट कभी आता नहीं है। तो फिर उनकी ऐतिहासिकता को भी देखते हुए कि ये किस तरह के लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका इंटेंट देख करके न्यायपालिका को इस पे समय नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे भी लोग यही करेंगे। जो भी इस तरह के लेजिस्लेशंस आएंगे वहाँ पे यही नौटंकी इन लोगों की चलने वाली है। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जो है दबाइए, और हमारा सहयोग कर सकते हैं तो ये QR कोड है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। नंबर भी आपके स्क्रीन पे है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।